रिलेटेड है। बाकी चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक, ये 6 चैप्टर जो है इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक होगा, चैप्टर 15 टू चैप्टर नंबर 20। और बाकी आपके पास चैप्टर 21, चैप्टर 22 और चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर 24 लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो ये 4 जो है, ये 4 चैप्टर आप कंसिडर कर ले कि ये आपके पास माइनर पोर्शन है, दिस इज अ माइनर पोर्शन। मतलब इससे पेपर में इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये 2 जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसको आप एज अ मेजर पोर्शन कंसिडर करोगे। सारा पेपर आपके इन 8 चैप्टर से क्लियर होगा, मतलब 30 से 35% के क्वेश्चन इससे आते हैं, इन दोनों चैप्टर से तकरीबन 30% के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो है वो इससे 60 से 65% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके पास जो 4 चैप्टर है इसको आप माइनर पोर्शन कंसिडर कर दें, मतलब 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस होगा वो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन और ऑर्गेनिक पोर्शन पे होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन, चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 13 जो है, जिसका नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम एस और पी ब्लॉक की स्टडी करेंगे। अब एस और पी ब्लॉक क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपने 4 टॉपिक्स टोटल पढ़ने हैं, सॉरी 5 टॉपिक्स। एक पीरियड नंबर 3 की डिस्कशन करनी है। पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, पीरियड नंबर 3 मतलब रो नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो ग्रुप 1 है, जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह इस तरह। ग्रुप नंबर 2 में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे कोर्स में है। ग्रुप नंबर 4 है और ग्रुप नंबर 7 है। ये 4 ग्रुप्स हैं। तो इस ग्रुप की हमने सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, मतलब ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 4 और ग्रुप 7, और इसी तरह पीरियड नंबर 3 जो है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आपने इसकी 2 किस्म की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक जो है एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये आप हर एक एलिमेंट का स्टडी करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर आप बुक ओपन कर दे तो इसमें पहला जो है वो लिखा है पीरियड नंबर 3 से स्टार्ट किया है, लेकिन हम पीरियड 3 से स्टार्ट नहीं लेंगे, हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे ग्रुप वाइज। पहले ग्रुप फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर 4, फिर 7, और उसके बाद जो है वो पीरियड नंबर 3 पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको एक बार ग्रुप की समझ आ गई तो पीरियड जो है वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली इजी होगा, क्योंकि ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक्चुअली सेम होती है, लेकिन पीरियड में प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे, उसके बाद पीरियड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, और इस ग्रुप नंबर फर्स्ट को मैं 2 नाम दे सकता हूं। इस ग्रुप नंबर फर्स्ट को मैं एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम भी दे सकता हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, अब ये भी एक क्वेश्चन है। और इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स।
अल्कली का वर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अच्छा, पहले जब आप ग्रुप वाइज डिस्कशन स्टार्ट करोगे या जो भी पीरियड पढ़ोगे या जो भी ग्रुप पढ़ोगे, तो इससे पहले आपने एक काम करना है कि उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उस एलिमेंट्स को आपको पता होना चाहिए और उसका हर एक एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अगर मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूं तो देखिए, इसको पहले आपने याद रखना है ग्रुप नंबर फर्स्ट को। तो किस तरह देखो मैं याद रखूंगा, यहां पे एक सेंटेंस नोट कर दे, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। सो इसी तरह आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है वो याद हो गया, हाली ने की रब से फरियाद। सो इसमें हम इस सारे एलिमेंट्स की डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने हर एक एटम का एटॉमिक नंबर डायरेक्ट पता लगाना है, एटॉमिक नंबर का। चले, आपने ग्रुप नंबर फर्स्ट याद कर लिया, ये सेंटेंस नोट कर ले, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे एमसीक्यूज पूछूं कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन सीजियम, सीजियम में प्रोटॉन की तादाद कितनी है, तो आप डायरेक्ट पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट लिख दे कि सीजियम तो ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है। अब प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन की तादाद, और प्रोटॉन जितने होते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी तो उतने होंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर दे, 2 8 8 18 18 एंड 32, ठीक है। 2 8 8 18 18 एंड 32। अब ये फॉर्मूला ग्रुप पे अप्लाई करने से पहले आपने एक काम करना है कि ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा ना, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये आपने हर सूरत में याद रखना है। अब जब ग्रुप का पहला एटम का एटॉमिक नंबर आपको याद हो, तो आप इधर देखिए जरा, यहां पे 1 है, यहां पे देखो मैंने 2 लिखा है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, यहां पे ये 3 हो जाएगा। अच्छा, 3 यहां पे फिर 8 है, 3 + 8 क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 और फिर यहाँ पे 8, तो 11 + 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 19 और यहाँ पे 18 है, तो दोनों प्लस कर दे, क्या आता है, 37 आएगा। फिर 37 और फिर देखो 18, तो प्लस कर दे, 55 आ गया। और 55 और यहाँ पे 32, तो प्लस कर दे, 87 आ गया। सो इसी तरीके से पहले आप ग्रुप में जो भी एटम्स होगा उसका एटॉमिक नंबर आपने याद रखना है, तो वो आप इस फॉर्मूले से याद कर लोगे। दो बातें आपकी याद हो गई, फर्स्ट वन कि ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते हैं, एंड द सेकेंड वन कि उसका हर एक का एटॉमिक नंबर क्या होगा। बस एटॉमिक नंबर के लिए ये फॉर्मूला याद रखें, लेकिन ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, और उसके साथ यहाँ पे 1 1 नंबर जो है वो प्लस करते जाए। तो अगर इस तरह एमसीक्यूज हो कि सीजियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो अब आपको पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर 55 है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दें कि इसका एटॉमिक नंबर 55 है, इसमें 55 जो है वो प्रोटॉन है। अगर आपको एटॉमिक नंबर का पता चला, तो इसका हम अब एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट। अच्छा, 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा,
1s1। यहां पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो किस तरह हो जाएगा 1s2 और 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 फिर 2s2 के बाद 2p6 तो 10 हो गए और 2p6 के बाद 3s1। अच्छा बस ये 3 आप कर दे 1s1। अब जरा देखिए यहाँ पे लास्ट में 2s1, यहाँ पे लास्ट में 3s1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6s1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7s1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ग्रुप नंबर फर्स्ट का, ये उसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा अब आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप जरा गौर कर ले। हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आता है, किस सबशेल में आता है, एस में। लिथियम का एस में, सोडियम का एस में, देखिए पोटेशियम का एस में, रुबिडियम एस, सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो नाम दिया है ना एस ब्लॉक एलिमेंट, तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम क्यों दिया है, तो अब आप यहाँ पे लिख दे कि ग्रुप नंबर फर्स्ट इज also called S block element। और S block element हम इसको क्यों कहते हैं, because their valence electron present in S orbit या S orbital, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको s ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आएगा। अगर हम d ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आएगा। और अगर हम f ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप चेक कर सकते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहे हैं, इसी वजह से मैं इसको s ब्लॉक एलिमेंट का नाम देता हूं। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे नोट कर दें, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना है आप चेक कर दें 1। लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1। सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना है 1। पोटेशियम का कितना है 1। रुबिडियम का कितना है 1। सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो 1 है। तो एक्चुअली ग्रुप नंबर आपको क्या बताती है, यहां से आपको एक दूसरी बात भी पता चली कि ग्रुप नंबर ये भी नोट कर दे, ग्रुप नंबर इंडिकेट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। अगर मैंने इस सारे एलिमेंट्स को ग्रुप फर्स्ट पे रखा है तो ग्रुप फर्स्ट पे रखने का मतलब क्या है कि इस सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। अगर मैं ग्रुप नंबर सेकंड को रखूंगा तो ग्रुप सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं तो उसके सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। अगर मैं ग्रुप 6 की बात करता हूं तो ग्रुप 6 में जितने भी मेंबर आते हैं आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से आपको यह बात भी पता चली कि ग्रुप नंबर हमें क्या चीज बताती है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। सो ये दो बातें क्लियर है, किसी का क्वेश्चन है यहां तक? अच्छा अब नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें ये नोट कर दे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट
ग्रुप फर्स्ट का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा। इन दो बातों से तो आपको यह बात पता चली कि ग्रुप फर्स्ट का आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पे सबसे पहले s लिख दिया। और यह भी आपको बात पता चली कि ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। तो जब यहां पे मैंने ग्रुप फर्स्ट का नाम लिया है तो आप डायरेक्ट समझ जाए कि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है या सबका डिफरेंट है। कोफिशिएंट देखें, सबका सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो इसी वजह से मैं इस कोफिशिएंट की तरफ यहां पे जनरली क्या लिखता हूं, यहां पे n लिखता हूं। सो दिस इज द वैलेंस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट। अच्छा, इस n का क्या मतलब होता है? इस n का मतलब होता है पीरियड नंबर या शेल नंबर। शेल नंबर या इसको हम पीरियड नंबर भी कहते हैं। आप देखें ना, पोटेशियम पीरियड नंबर 4 में है ना, तो इसलिए यहां पे आप N4 लिखोगे। आप देखिए रुबीडियम पीरियड नंबर 5 में है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आप N5 लिखोगे। तो N का मतलब है कि जो एटम जिस पीरियड से भी बिलोंग करेगा तो N की यही वैल्यू होगी। S का क्या मतलब हुआ? S का मतलब हुआ ब्लॉक नंबर, कि ये पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और ये ब्लॉक नंबर के ऊपर जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये ग्रुप नंबर को शो कर रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट। चले, मैंने आपको कहा कि हम अब यहां पे हर एक एलिमेंट की, मतलब हर एक ग्रुप की, हर एक पीरियड की दो किस्म की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले आप यहां पे हेडिंग लगा दें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप फर्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, यह भी आपको समझ आ गया कि क्यों कहते हैं। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। अच्छा, एक बात यहां पे जरा अपने साथ नोट कर दें कि अगर आप ग्रुप नंबर फर्स्ट की चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो, तो इन प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ये दो बातें अपने जहन में रख दे कि इसमें मैं थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन एटम को इग्नोर करूंगा। मतलब इसकी प्रॉपर्टी में यहां पे स्टडी नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन है कि क्यों इस तरह है, क्यों प्रॉपर्टी में इसकी स्टडी नहीं करूंगा? वो इसलिए ना क्योंकि इस नाम को आप जरा देखिए, अल्कली मेटल्स, तो क्या हाइड्रोजन मेटल्स हैं? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये बात अपने जहन में रख दे। ये मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली नॉन मेटल है और बाकी सारे के सारे क्या है, वो मेटल है। तो हाइड्रोजन का नेचर बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैं हाइड्रोजन को शॉर्ट टाइम के लिए यहां से निकाल लूंगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि मैं यहां पे फ्रांशियम को भी नेग्लेक्ट करूंगा, इसको भी इग्नोर करूंगा। इसकी प्रॉपर्टी भी मैं स्टडी नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन है कि व्हाई, इसकी प्रॉपर्टी आप क्यों स्टडी नहीं कर सकते? तो यहां पे ये नोट लगा दें, पीरियोडिक टेबल में आपके पास दो किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक इस तरह एलिमेंट जो कि जिसको आप स्टडी कर सकते हो, मतलब जिसको आप
ले भी सकते हो, हाथ भी लगा सकते हो, किसी के साथ रिएक्शन भी कर सकते हो। एक इस तरह एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो कि एक्सप्लोसिव काज करते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, रेडिएक्टिव होते हैं। तो ये बात नोट कर दे कि पीरियोडिक टेबल में जिस एटम, जिस एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर, जिसका भी एटॉमिक नंबर 1 से लेके 82 तक के रेंज में हो, 1 2 3 4 5 6 82 तक की रेंज में हो, तो ये बात आप नोट कर ले कि एबंडेंस, ये जो है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसको आप स्टडी कर सकते हो, इसका आप रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्शन, सब कुछ स्टडी कर सकते हो। ये इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। लेकिन जिस एटम का भी एटॉमिक नंबर, जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से एबो हो, मतलब 82 से एबो, 83 से ऑनवर्ड हो, तो ये नोट कर दे कि वो एलिमेंट मेरे पास रेडिएक्टिव होते हैं, वो एक्सप्लोसिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, उसको मैं स्टडी नहीं कर सकता। तो यहां पे आपने फ्रांशियम का देखा कि फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर तो 87 है, तो इसका मैं स्टडी नहीं कर सकता, इसको मैं लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकता, इसका मैं किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ये मतलब ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका रीजन क्या होगा कि इसको मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं, बिकॉज ये वाला एलिमेंट रेडिएक्टिव है। तो यहां से आपके पास एक और एमसीक्यूज क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछे कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट रेडिएक्टिव होगा, तो आप यहां पे फ्रांशियम का नाम लिखोगे कि फ्रांशियम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसलिए मैं शॉर्ट टाइम के लिए फ्रांशियम को भी नेग्लेक्ट किया मैंने, और हाइड्रोजन को भी नेग्लेक्ट कर दिया। सो जस्ट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ये बात अभी से नोट कर दे, या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो ओनली लिथियम से लेके सीजियम तक पढ़ाऊंगा, लिथियम से लेके सीजियम तक। और इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, और वी स्टडी इट, हम इसको स्टडी करेंगे, इसकी केमिकल, फिजिकल सारी प्रॉपर्टी निकालेंगे। इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस होती है वो सब कुछ लिथियम से लेके सीजियम तक हम डिस्कस करते हैं। फ्रांशियम को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। चले यहां पे हम पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, इधर देखे सारे 1 2 या 1 3, मतलब जितने भी आप नीचे आ रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी आप यहां पे हेडिंग लगा दे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब है कि ये अभी तक इसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया होगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसकी डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब रिएक्शन की बात नहीं होगी इसमें। तो पहला हेडिंग लगा दे डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स, और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट की डेंसिटी एक्सप्लेन करूंगा तो यहां पे मुझे मास और वॉल्यूम के दरमियान कुछ रेशो है। तो अब ग्रुप फर्स्ट में मास क्या चीज है और ग्रुप फर्स्ट में वॉल्यूम क्या चीज है। तो एक बात तो आपको बात पता चली कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से आपको यह बात पता चली कि इसका मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह लिखा 1s1, इसका किस तरह लिखा 2s1, इसका किस तरह लिखा 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ठीक है, तो एक एक शेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? ओके,
तो यहां से तो आपको ये बात पता चली कि वॉल्यूम का मतलब यहां पे क्या है, वॉल्यूम का मतलब यहां पे नंबर ऑफ शेल्स है। वॉल्यूम से मतलब नंबर ऑफ शेल। देखिए जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है। सो इस ट्रेंड के मुताबिक आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे मास का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय मास? तो मास से मतलब होता है, देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो मास से यहां पे मतलब होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन प्रोटॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन की बात है और न्यूट्रॉन की बात है। तो चलिए मुझे ये बात बता दे, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मास इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? यस, इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, क्योंकि पार्टिकल देखो बढ़ रहे हैं, आपको डायरेक्ट भी पता चल रहा है। तो यहां से आपको ये बात भी पता चली कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम मास क्या होता है, मास इंक्रीजेस, मास भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब दोनों बातें उलट है। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखें ना, डेंसिटी का, तो डेंसिटी वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आप वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए यहां से नेग्लेक्ट कर दे तो आपको इस तरह लगेगा कि मास बढ़ने से डेंसिटी ज्यादा हो रही है, मास बढ़ने से डेंसिटी ज्यादा हो रही है। लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो आपको देखो इस पॉइंट से इस तरह लग रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी दोबारा कम हो रही है, इसी तरह है। तो अब यहां पे फिर हम पढ़ते हैं कंबाइन इफेक्ट। कंबाइन इफेक्ट का मतलब है इन दोनों को कंबाइनली पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस चीज का इफेक्ट यहां पे डोमिनेंट जा रहा है। अगर मास का इफेक्ट वॉल्यूम पे डोमिनेंट हुआ तो हम कहेंगे कि डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर वॉल्यूम का इफेक्ट मास पे डोमिनेंट हुआ तो हम फिर कहेंगे कि डेंसिटी कम होगी। कंबाइन इफेक्ट का मतलब है कि यहां पे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं कि किस चीज का इफेक्ट अब यहां पे डोमिनेंट जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरह होता कि मास ज्यादा, ओनली मास था, तो हम मैं डायरेक्ट कह सकता था कि हाँ डेंसिटी बढ़ेगी। अगर सिर्फ वॉल्यूम की बात थी तो फिर मैं कह सकता था कि डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों, अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो डेंसिटी कम, मास को देखूं तो डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो फिर हम कंबाइन इफेक्ट पढ़ते हैं और कंबाइन इफेक्ट से एक्सपेरिमेंटल से ये बात सामने आई है कि डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या मतलब, किस चीज का इफेक्ट डोमिनेंट है? मास का डोमिनेंट है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचे ना, एक स्टेप जब मैं नीचे आता हूं ना, एक स्टेप, तो एक शेल स्टेप बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए प्रोटॉन कितने बढ़ रहे हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ रहे हैं, उसके साथ न्यूट्रॉन कितने बढ़ रहे हैं।
मास का इफेक्ट यहां पे डोमिनेंट जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। एक बात अब यहां पर भी आपने ख्याल रखना है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट या हाई डेंसिटी चलिए मुझे ये बता दे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पोटेशियम, लेकिन मैं कहता हूं कि सोडियम। ओके, हर एक एक्सेप्शनल केस को आपने याद रखना है। यहां पे सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है बस, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों इस तरह है। एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए था ना, देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, तो पोटेशियम तो नीचे होगा, तो इसकी डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है। ये एक्सेप्शनल केस अपने साथ जहन में रख दें। ओके, ये क्यों इस तरह है, वाई? तो चले अब जहां पे अपने साथ पहले ऑर्डर नोट कर दे, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, फिर मैं ये एक्सेप्शनल केस आपको बढ़ाता हूं। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो अगर ये आपको ऑर्डर याद हो, बाकी किसी किस्म का भी एमसीक्यूज आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मुझे ऑर्डर बता दे, ग्रुप फर्स्ट में किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी? लिथियम की। ओके, इसकी सबसे कम है। फिर उसके बाद सोडियम नहीं ना, सोडियम नहीं यार, सोडियम क्यों? यहां पे मैंने क्या लिखा है? सोडियम नहीं आएगा, पोटेशियम आएगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद सोडियम आएगा, उसके बाद रुबीडियम, और उसके बाद सीजियम, और ये बाकी को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये वाला ऑर्डर नोट कर दे। तो अगर आपको ऑर्डर याद हो, अब आप कोई भी बता सकते हैं। देखिए मसला किधर है, मसला सिर्फ इन दोनों में है, बाकी सिंपल नॉर्मल ट्रेंड जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें मसला है। अब यहां से क्वेश्चन एराइज होता है कि ये इस तरह क्यों है, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये जल्दी जरा नोट कर लें। इसका रीजन देखिए। ओके, ये जरा मुझे जल्दी बता दे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है? इस तरह लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है ना? और पोटेशियम का 19 है, तो ये कौन बताएगा? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर क्या आएगा? 4s1 आएगा। ओके, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि 3p के बाद एक्चुअली 3d तो है या नहीं है? लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो आपने फर्स्ट ईयर में अब वो प्रिंसिपल पढ़ा था, n+l रूल, जिसकी वैल्यू कम आती है पहले हम उसको फिल करते हैं।
तो ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन भी है कि 3D से पहले 4SQ फिल हो रहा है, तो इसलिए इसकी तो पहले ये फिल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी n+l वैल्यू कम है, ये इसकी एनर्जी कम है, इसकी n+l वैल्यू बड़ी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब जरा सोचे 3D मतलब D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब जरा सोचें कि 3p और 4s के दरमियान ये सारा का सारा एम्प्टी स्पेस आया या नहीं आया? लेकिन क्या आपको सोडियम में कोई एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है? देखो 3p के बाद डायरेक्ट 3s है। तो अब आप जरा यहां पे देखिए कि 3d ऑर्बिटल इस एक्चुअली इन दोनों के दरमियान खाली पड़ा है, वैसे ही एम्प्टी स्पेस पड़ा है। तो जब एम्प्टी स्पेस पड़ा है तो एक्चुअली यहां पे इसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा या नहीं? तो वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सिर्फ पोटेशियम में ये केस है कि पोटेशियम में वॉल्यूम का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसके दरमियान 3d ऑर्बिटल वैसे ही खाली पड़ा है, और 3d ऑर्बिटल एक्चुअली बहुत बड़ा ऑर्बिटल होता है क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके लोब्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये पूरा एम्प्टी स्पेस वैसे ही मेरे कुछ काम का नहीं है, वैसे ही पड़ा है। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम का इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये बात सुनिए, यहाँ पे ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछे कि why सोडियम हैव हाई डेंसिटी देन पोटेशियम, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नहीं, एमटीडी ऑर्बिटल। एग्जामिनर को क्या पता है कि वॉल्यूम क्या है? आपने एमटीडी ऑर्बिटल लिखना है कि एमटीडी ऑर्बिटल है इसके अंदर, और इस एमटीडी ऑर्बिटल की वजह से वॉल्यूम का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है।